हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जो कि आपकी 29 सितंबर को होने वाली है, जिसमें क्लास 9th के लिए जो बच्चे अप्लाई किए हैं उनके लिए गणित में आज मैं लेके आया हूँ आंकड़ों का प्रबंधन। इससे आपको 1 से 2 प्रश्न 100% मिलेंगे और बेहद आसान प्रश्न होता है। अगर आप मेरे साथ 10 मिनट लगाते हैं तो 2 नंबर आप यहाँ से 100% मिलेंगे। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, आंकड़े 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर क्या होगा। तो दिए गए जो प्रेक्षण होते हैं, जो ये आपको आंकड़े दिए गए, इन प्रेक्षणों में अधिकतम यानी मैक्सिमम और न्यूनतम यानी मिनिमम का जो अंतर होता है, यानी जो अधिकतम और निम्नतम का जो अंतर आता है प्रेक्षणों में, वही कहलाता है परिसर, या इसको अंग्रेजी में बच्चों रेंज बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा परीक्षण 9 है और सबसे जो छोटा परीक्षण है वो 1 है। इन दोनों का अगर हम अंतर करें वो 8 निकलता है और यही परिसर की परिभाषा भी है। तो यहाँ से परिसर आपका निकल के आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। प्रश्न संख्या 2, वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, जो भी हमारा वर्ग अंतराल दिया होता है और उसका जो वर्ग चिन्ह बच्चों होता है, वर्ग चिन्ह के लिए आपको याद रखना है कि उसकी यानी जो वर्ग चिन्ह है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा के योग का जो आधा करते हैं, माध्य निकालते हैं, वही इसका होता है वर्ग चिन्ह। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, ये बच्चों आ जाएगा 50 और 50 का आधा करेंगे, ये बच्चों आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, वर्ग अंतराल 20 और 60 का वर्ग चिन्ह, वही वर्ग चिन्ह यानी न्यूनतम और अधिकतम सीमा का माध्य, यानी तो आ जाएगा 60/2 अर्थात 30। तो यहाँ से 30 निकाल देंगे, जो कि आपके लिए बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, इसमें आते हैं प्रश्न कि कुछ आंकड़ों पर कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। अगर हम 2 सिक्के उछालें तो एक जो सिक्का होता है उसके ऊपर या तो हेड होता है या फिर टेल होता है, आगे पीछे। तो अगर हम 2 सिक्के उछालेंगे तो हो सकता है आपको देखिए कितने परिणाम मिल सकते हैं, दोनों के हेड हेड आ सकते हैं या फिर दोनों के टेल टेल भी आ सकते हैं। तो 2 परिणाम यही हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है हेड और टेल आ जाए, या फिर पहले का टेल दूसरे का हेड। इसके अलावा अन्य कोई परिणाम नहीं आएंगे। कुल मिला के 1, 2, 3, 4, यानी अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ फेंकते हैं तो उनसे हमें 4 परिणाम मिलने की संभावना रहती है। ये बेहद प्रश्न आसान और कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। जो हमारे पास बच्चों पासा होता है उसके ऊपर नंबर देखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 होते हैं। तो हमें 6 ही परिणाम मिल सकते हैं। आपने पासे जरूर देखे होंगे या लूडो आपने खेला होगा, इनमें 6 पृष्ठ होते हैं, उन पर 1 से लेकर 6 तक गिनतियां लिखी रहती हैं। और जब भी आप उसे दृच्छा फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या 5 या 6, इसके अलावा कोई भी आने की संभावना नहीं रहती। तो टोटल जो परिणाम आता है वो आते हैं 6। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान। तो जो वृत्त होता है इसके केंद्रीय कोण का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। क्योंकि अगर मैं किसी वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटूं तो देखिए ये 90, ये 90, ये 90, या यूं कहें इसका जो केंद्रीय कोण होता है वो होता है आपका 360 डिग्री का, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को निरूपण इनमें से किसके द्वारा नहीं किया जा सकता। आयत चित्र बिल्कुल करते हैं, दंड आलेख जरूर करते हैं, द्विदंड आलेख भी करते हैं, लेकिन वर्ग चित्र जरूरी नहीं हर बार बनी। तो यहाँ से ऑप्शन जो है बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कोई विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उस प्रेक्षण का क्या कहलाते हैं, मध्यमान, परिसर, बारंबारता या बहुलक। तो उसको बच्चों बोलते हैं बारंबारता। जैसे आपने 2, 4, 6, 2, 8 लिया तो इसमें 2 की बारंबारता कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 2 बार आया है। 4 की बारंबारता 1 होगी,
तो जो प्रेक्षण जितनी बार आता है वो उसकी बारंबारता कहलाती है, जैसा कि उसका नाम भी है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए आंकड़ों के प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है। देखिए, जो मैंने सबसे पहला प्रश्न लिया था इसी पर आपको बताया था कि प्रेक्षण का जो अधिकतम है मान और उसका जो न्यूनतम मान, दोनों को जो अंतर करते हैं, यही आपका रेंज कहलाता है, या इसे हिंदी में परिसर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी, यानी या तो प्रश्न आएगा या फिर आपको परिभाषा भी पूछी जा सकती है। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। अभी मैंने बताया था आपको कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह का मतलब ही मैंने बताया था कि जो वर्ग अंतराल है, मान लिया 10 से 20, तो ये इसकी निम्न सीमा है, इसकी उच्च सीमा है। इन दोनों के वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, इन दोनों को जोड़ के जब आधा कर देते हैं तो उससे निकलता है वर्ग चिन्ह। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षण की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसने, उसके पेपर हुए 2, 4, 6, मान लो उसने ये पेपर दिया और उसमें ये नंबर उसने 5 विषय में पाए, जो कि इसको 10 का एक टेस्ट था, जिनमें से एक में 2 मिले, एक में 4 ही मिले, एक में 6। तो उसे कुल कितना जो है मध्य होगा, माध्यक। ठीक, तो क्या करते हैं, सभी अगर आंकड़ों को हम जोड़ लें और आंकड़ों की संख्या से बच्चों भाग करते हैं तो इसे बोलते हैं माध्य। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुलक, माध्यिका, वर्ग चिन्ह या माध्य, तो ये हो जाएगा बच्चों माध्य। ठीक है, तो कुल मिला के दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसे हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं माध्य। क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। अब आपके सामने देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। वर्ग अंतराल 10 से 20 की निम्न सीमा क्या है। तो जो पहली होती है 10 से 20, ये कहलाती है निम्न सीमा, ये कहलाती है उच्च सीमा। तो यहाँ पर इसकी निम्न सीमा बच्चों कितनी होगी, 10 होगी। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, वर्ग अंतराल 20 से 30 की उच्च सीमा क्या होगी। तो यहाँ पर 20 से 30 जो सबसे बड़ी इसकी सीमा है, अधिकतम, वो 30 है। तो इसकी जो उच्चतम जो है वर्ग सीमा पूछे तो कितनी होगी बच्चों, हो जाएगी यहाँ पे 30। अगला अगर मैं प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न है, वर्ग अंतरालों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 की माप। तो ये माप क्या होती है। माप यानी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का जो अंतर होता है उसे ही कहते हैं माप। तो देखिए 10 माइनस 0 ये बराबर 10 आ जाएगी। या आप यहाँ से देख लो, 20 माइनस 10 तो ये आ जाएगी 10। या फिर यहाँ 30 माइनस 20 बराबर 10। इसका मतलब वर्ग अंतराल चाहे 0 से 10 हो, 10 से 20 हो, या फिर 20 से 30 हो, उसकी जो माप होगी वो बच्चों होगी 10। यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है, ये आपको याद रखना था। अगला है 50% वृत्त, संपूर्ण वृत्त का कितना भाग होगा। 50% का मतलब हो गया बच्चों 50%। 50% का मतलब आधा, यानी ये 1/2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी पासे को एक बार उछालने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने के कितने परिणाम हो सकते हैं। अब आप ही जानते हो कि जो आपका बच्चों पासा होता है उस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मिलने की संभावना। 5 से कम, तो 5 से कम का मतलब 4, 3, 2 और 1, तो कुल मिला के बच्चों 4 परिणाम हो सकते हैं। तो अगर किसी पासे को एक बार उछालने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने के परिणाम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है ये 4 ही हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पासे को अगर एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या है। तो चूंकि पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही मिलेगा, तो इसमें अगर अभाज्य की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, यानी जो किसी से डिवाइड नहीं होती, देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। यानी ऐसी संख्याएं जिनके कोई भी गुणनखंड नहीं होते और एक को छोड़कर। तो यहाँ पर 3 होगी, तो टोटल उसकी जो संभावनाएं बनेगी वो आपकी 3 बनेगी। तो कुल मिला के जो डाटा हैंडलिंग है उसमें आपके 17 ही प्रश्न मेरे हिसाब से जो अभी तक पूछे गए, मैंने पिछला पेपर भी देखा था, कुल मिला के ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर
पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन्हीं प्रश्नों को रखा है। निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ।